नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। किन्नर अधिकारों पर राज्यसभा में गैर सरकारी विधेयक पारित, सभी दलों में बनी ऐतिहासिक सहमति। 35 साल बाद मंजूर हुआ प्राइवेट मेंबर बिल। जीएसटी संविधान संशोधन बिल पर विपक्ष का वॉकआउट, स्थायी समिति में भेजने की मांग। वित्त मंत्री ने कहा राज्यों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री का महिला सरपंचों के सशक्तिकरण पर जोर, गरीबी उन्मूलन में पंचायतों से मांगा सहयोग। 5 साल की योजना बनाकर हो गांव का विकास। केंद्रीय मंत्रियों ने किया कोसी के तूफान पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण, हर संभव मदद का भरोसा। बिहार ने जारी किए 1750 करोड़ रुपए। और गजेंद्र की खुदकुशी पर केजरीवाल की माफी, परिवार को नामंजूर। सीबीआई जांच की मांग, तहकीकात पर पुलिस और दिल्ली सरकार में ठंडी। आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। किसान गजेंद्र सिंह की खुदकुशी मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज माफी मांगी, लेकिन गजेंद्र सिंह के परिवार वालों के साथ राजनीतिक दलों ने इस माफी को नाकाफी बताया। परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन इस बीच बड़ा पेच इस बात को लेकर फंसा हुआ है कि मामले की जांच राज्य सरकार करेगी या फिर दिल्ली पुलिस। आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान गजेंद्र सिंह की खुदकुशी मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम दलों के निशाने पर आए अरविंद केजरीवाल ने गजेंद्र सिंह की आत्महत्या के लिए शुक्रवार को माफी मांगी। केजरीवाल ने माना कि जंतर मंतर पर हुए इस हादसे के बाद बुधवार को उन्हें अपनी रैली रोक देनी चाहिए थी। मुझे लगता है हाँ, ये मेरी गलती थी। शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम, लेकिन उस टाइम ये बात नहीं सूझी। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन दौसा से ताल्लुक रखने वाले किसान गजेंद्र के परिवार वाले इस माफी से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स है, हमको क्या पार्टी पॉलिटिक्स करना है इसमें? हम कोई बड़े नेता तो है नहीं जिससे कि हमको कोई आप पार्टी से किसी से लेना देना है। हमें तो हमारा बच्चा गया, उसका दुख था। राजनीतिक दलों ने भी केजरीवाल की माफी को नकार दिया है। कुर्सी पर बैठने के बाद में अगर अरविंद केजरीवाल उसी जंतर मंतर पर अगर 40 कदम चल लिए होते तो आज गजेंद्र सिंह शहीद ना होता। आज भी उनकी शब्दों में अहंकार दिखाई दे रहा है, और जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं वो ड्रामे का सूत्रधार है कौन? बुधवार को हुई इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी, जबकि दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे। जांच के दायरे और अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव नजर आ रहा है। जानकारों का मानना है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत अप्राकृतिक मौत की जांच कर सकता है। दिल्ली पुलिस को जो भी पावर्स, चाहे डीपी एक्ट में हो चाहे सीआरपीसी में हो, उसी पावर्स के तहत काम करती है और उसी की पावर्स के तहत काम करती रहेगी। और इसमें अगर किसी को कोई संशय होगा तो उसका हम लीगल ओपिनियन लेके काम कर लेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह शुक्रवार को मृतक गजेंद्र सिंह के दौसा स्थित घर पहुंचे। गजेंद्र के परिजनों को दिल्ली सहित कई राज्यों की ओर से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में भी ये मुद्दा उठा था। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विष्णु नागर जी हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि पार्टी का मामला था, आपकी बैठक चल रही थी, मीटिंग हो रही थी, वहां पर कई लोगों ने जिम्मेदारी बताया। 24 घंटे के बाद माफी का मांगना, उस पर लोग कह रहे हैं कि वो एक महज दिखावा है। क्या वाकई इस तरह के घटनाक्रम के बाद अगर कोई राजनेता या दल गंभीरता भी दिखाएं तो महज दिखावा मानी जाती, या फिर अरविंद केजरीवाल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसे एक राजनीतिक स्टंट कहा जा रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि दरअसल ऐसे मौके पर स्पर ऑफ द मोमेंट आपको फैसला लेना होता है। उस फैसले लेने में केजरीवाल से और उनके जो तमाम साथी मंत्री दूसरे थे, उनसे एक गलती हुई है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती हुई है, और ये शायद उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण भी ऐसा हुआ है कि वो इसके महत्व को समझ नहीं सके कि इस समय हमारा काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी क्या है।
जैसा कि किसी ने सुझाव दिया कि अगर केजरीवाल खुद चले आते और उससे कहते कि भाई आओ तुम बात करो, या कोई और मंत्री, दूसरा मंत्री चला आता, या पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता आके उसको समझाता है कि मैं केजरीवाल से, मुख्यमंत्री से मैं तुम्हारी मुलाकात करा देता हूँ, तो शायद स्थिति बहुत बहुत बेहतर हो जाती, बहुत अच्छी होती। ये स्थिति देखने को ही नहीं मिलती और ये मुद्दा ही किसी तौर पर नहीं बनता। लेकिन वो एक गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती है, जिसको कि मुख्यमंत्री ने आज स्वीकार भी किया है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने भले ही 24 घंटे बाद अपनी गलती को स्वीकार किया, उन्होंने ये भी कहा है कि उनको रात भर नींद नहीं आई, और उनके एक नेता तो एक टीवी चैनल पर रोते हुए भी, और मैं मानता हूँ कि सचमुच ही उनका रोना कोई नाटक नहीं रहा होगा, तो उन्हें बाद में अपना रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने गलती की है। और हर बार हर चीज में ये मानना है कि सब कुछ नाटक ही है, उसमें कहीं किसी तरह की जेन्युइननेस, ये भी मुझे लगता है अति है। हम ये अतियां जो है दूसरी पार्टियों के साथ भी करते हैं और आपके साथ भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनसे उस समय हुई गलती है, इसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। तो और माफी मांगना भी आजकल जो है राजनीति में बड़ा बड़ा दुर्लभ चीज हो गई है। तो अगर माफी मांगी है तो उसको जेन्युइन मांगकर मानना चाहिए, और जो भी जांच जरूरी है करनी चाहिए। सवालों के घेरे में इसलिए भी है नगर साहब, देखते हैं कि क्या जिस तरीके से उस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने और खुद मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार बताया कि हम बार बार मांग कर रहे थे, वो उसे नीचे नहीं उतार रहे थे, हमारे वॉलंटियर्स को रोक रहे थे, और 24 घंटे के बाद जब केजरीवाल ने ये कहा कि 70 से 80% लोग ठीक होते हैं, उनकी मंशा रही होगी, लेकिन कोई वजह होगी शायद इसके चलते वो उसे नहीं बचा पाए। इसके बाद सवाल ज्यादा गहरे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि शायद आप मामले की नजाकत को न समझते हुए बयान तो देते हैं, और बाद में जब पता लगता है कि असल में आपसे एक बड़ी चूक हुई है शब्दों के लिहाज से, जो चयन हुआ है, तो शायद आप उससे रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। हाँ, सचमुच ही इतनी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि ये मामला इतना गंभीर बन चुका है। ये इस पर जो है पॉलिटिक्स जो है सड़कों पे हुई, इस पर पॉलिटिक्स जो है लोकसभा राज्यसभा में हुई, इस पर पॉलिटिक्स जो है वहाँ राजस्थान के उस गांव में भी हुई। तो इस मौके पर उन्हें कम से कम, अगर उस समय वो गलती कर गए थे, तो शाम तक जो है अपनी वो क्षमा मांग लेते, माफी मांग लेते, और जो है पुलिस को जो आरोप लगाया था उन्होंने उसको उससे जैसे अब उन्होंने ठीक किया उस समय, उसको ठीक कर लेते, और ये मानते कि भाई ये चूक जो है न केवल उनकी है, पुलिस की भी इसमें चूक हो सकती है। और मैं तो समझता हूँ जो रिपोर्ट्स आई हैं वो लगती है कि तमाम लोग जो वहाँ तमाशबीन थे, जो उस रैली में आए थे, वो उसे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हमारे समाज की कुछ हालत ऐसी है कि कोई अगर बुरी स्थिति में होता है तो हम उसकी मदद करने के बजाय उसे प्रोवोक करते हैं, उसका तमाशा बना के देखते हैं। तो ये हमारे लोग भी जिम्मेदार हैं। मैं सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी में, आप पार्टी की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं मानता। और हम जो ये राजनीतिक दल जो है किसी भी मामले को इतना ज्यादा नाटकी बना देते हैं, ये तमाम दलों के इसमें जिम्मेदारी है कि अब एक किसान जो है जो पता नहीं उसकी दुर्घटना से वजह से मारा गया, ये भी कहा जा रहा है कि दुर्घटना हुई है, दुर्घटनावश मारा गया या आत्महत्या के कारण मारा गया। अब उसकी आत्महत्या या दुर्घटना के कारण जो भी मारा गया है, उसको लेकर आपने देखा कि 2-3 दिन से कितना ज्यादा जो है लगातार, जबकि अगर राजनीतिकों की सचमुच चिंता किसानों के प्रति रही होती तो ऐसा हो सकता था कि पिछले 10-12 साल में 3 लाख किसान जो है मर चुके होते और कुछ होता नहीं। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है नगर साहब की जांच को लेकर दिल्ली सरकार अपनी जांच की एक बात कर रही है, उसने एक जो अपॉइंट किया उसके जरिए दिल्ली पुलिस जो केंद्र के अधीन है वो एक अलग जांच की तरफ, यानी कि मौत के कारण क्या है उसको लेकर सवाल अलग हैं। अब जांच कौन करेगा इसको लेकर भी टकराव है। ये दरअसल ये दिल्ली की जो विशेष स्थिति है उसमें ये आप पार्टी अब सत्ता में है तो ये चाहती है कि दिल्ली के मामलों पर उसका पूरी तरह उसको निर्णय करने का पूरी तरह अधिकार हो, जो कि आसानी से उसको मिल नहीं सकता। पर इसमें अगर सीबीआई जांच की मांग की गई है तो उसको स्वीकार करने में मेरे ख्याल से किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। या इवन जुडिशियल जांच भी अगर होती है तो ज्यादा निष्पक्ष जांच होगी। क्यों? अच्छा, ये कहा जा रहा है, इसमें मुझे तो थोड़ा दम भी लगता है कि अगर पुलिस जांच करेगी जिसको कि खुद एक दोषी
पक्ष भी माना जा रहा है। तो अगर वो जांच करेगी तो उसकी वो अपनी जांच में हो सकता है पुलिस को बचाने की कोशिश करे, वो संभव है। तो इसलिए इस मामले को यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र को मिलकर, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलकर सुलझाना चाहिए कि किस तरह की जांच होनी चाहिए, और इसको इस समय कम से कम केंद्र और राज्य के जो झगड़े हैं, जो बुनियादी झगड़े हैं, उसका आधार नहीं बना। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार उन तमाम मसलों पर, मैं कहूं कि एक बहस को खींचना चाहती है जिन पर उनके अधिकार सीमित है या फिर उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है? जी, वो बिल्कुल वो वही चाहती है, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है कि एक राज्य में एक सरकार है तो उसको उसके और जाहिर है कि हमारे देश की राजधानी है, तो उसकी अपनी इस दिल्ली की अपनी सीमाएं भी हैं, राज्य सरकार के कामकाज की सीमाएं भी हैं, और होनी भी चाहिए कुछ। तो इस पर एक बहस हो, इससे कोई ऐतराज किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मौका जो है इस तरह की चीजों को दोनों पक्ष की ओर से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गृह मंत्रालय या पुलिस की ओर से भी और दिल्ली सरकार की ओर से, दोनों पक्षों की ओर से उनको इस मामले को बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए, और कम से कम इस समय ये मसला नहीं बनाना चाहिए। ये बाद में मसला बनता रहे, और बनाया पहले भी पार्टी ने बनाया है और दूसरी पार्टियां बनाती रही हैं, बनता रहे, इसमें कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णुनगर साहब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। शैक्षिक क्षेत्र है, ये लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है। लोकतंत्र को बनाने में, लोकतंत्र को संवर्धित करने में, लोकतंत्र को सुधारते रहने में ये बहुत बड़ा काम। बट रे बटोहिया। महामहिम राज्यपाल में इस बार गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को विपक्ष ने अस्थायी समिति में भेजने की मांग की है। लोकसभा स्पीकर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को आज विचार के लिए रखे गए इस बिल पर बोलने की अनुमति दी, लेकिन कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बिल केंद्र के साथ राज्यों के लिए भी फायदेमंद है। जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल शुक्रवार को विचार के लिए लोकसभा में रखा गया। नियमों और प्रक्रियाओं पर लंबी बहस के बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को विधेयक पर बोलने की अनुमति दी। हालांकि बिल पर चर्चा कब पूरी होगी और कब इसे पारित कराने के लिए रखा जाएगा, इस पर फैसला नहीं हो पाया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी पर पिछले 12 सालों से विचार विमर्श चल रहा है। We've gone through an evolution of expert committees in the last 12 years. We've gone through 3 different governments. We've gone through the empowered committee with 4 different chairpersons. We've gone through 2.5 years of deliberation in the standing committee. 12 years and we've come to a concession. How much more will India wait for the advantages of this? विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार लोकसभा का नियमित काम रोककर इस बिल को सदन में नहीं ला सकती। बिल को स्थायी समिति को भेजने की मांग भी हुई। If they are really sincere in presenting the bill and getting it passed and also operating it or implementing it, I think there should not be any objection to refer it to the standing committee. There was no discussion in the Business Advisory Committee. Same time, this is a new bill. So we want to get the time to study and also give the amendments. So कई दलों का आरोप था कि जीएसटी पर सभी राज्यों की सहमति नहीं बनी है। एआईएडीएमके और बीजेडी ने वित्त मंत्री के भाषण के दौरान कई सवाल उठाए। There are difference of opinion, given that some states are having objection on that. Therefore, as a new bill, please refer to the standing committee. What I am insisting.
पिछले साल दिसंबर में पेश हुए संविधान संशोधन बिल को सरकार इसी सत्र में पारित कराना चाहती है। इसके बाद मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल पारित कराने की कोशिश होगी। जीएसटी को अगले साल अप्रैल से लागू करने की योजना है। इसके लागू होने के बाद अधिकतर टैक्स इसमें शामिल कर लिए जाएंगे, जिससे देश को एकीकृत बाजार बनाने में मदद मिलेगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा ने आज ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने से जुड़े गैर सरकारी विधेयक को पास कर दिया। टीएम के सांसद तिरुचि शिवा की ओर से यह विधेयक पेश किया गया था। हाल के दशकों में यह पहला मौका है जब किसी गैर सरकारी विधेयक को मंजूरी मिली हो। राज्यसभा ने विपरीत लिंग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इससे पहले डीएम के सांसद तिरुचि शिवा की ओर से पिछले सत्र में पेश किए गए इस विधेयक पर शुक्रवार को आगे की चर्चा शुरू हुई थी। Will also set a path breaking for the community, transgender community people who have been left neglected, who are depressed, who are suppressed and who are oppressed, and hereafter I think they will face a new ray of hope in our country. सरकार की ओर से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस विधेयक के मकसद पर सहमति जताई, लेकिन साथ ही बिल में कुछ तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए इसे वापस लेने की अपील की। मेरी सरकार जो आश्वासन देगी उसको पूरा करेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन वर्गों के हित संरक्षण के लिए हम व्यापक कानून बनाने का काम करेंगे। हालांकि तिरुचि शिवा ने बिल को वापस लेने से इनकार कर दिया और उन्हें इस मुद्दे पर अन्य दलों का भी साथ मिला। I think the government doesn't lose anything if they agree to my bill. I think it will be a good gentle gesture from this government, sir. This is the opportunity. Windows open only once in a while. ये मौका आप ले लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। आप ही का फायदा होगा, करिएगा, इंसानियत के नाम पे करिएगा। इस स्थिति में नेता सदन अरुण जेटली ने हस्तक्षेप किया और कहा कि सदन को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आम सहमति बनानी चाहिए। This important issue, I don't think the House should really be divided on this issue. लेकिन बाद में तमाम विपक्षी दलों के सहयोग के चलते ट्रांसजेंडरों के अधिकारों से जुड़ा यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। ये विधेयक इस मामले में ऐतिहासिक है कि 35 सालों के बाद कोई गैर सरकारी विधेयक पारित हुआ है। इससे पहले 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हुए हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में सदन के भीतर की साज सज्जा के बाद उसे और आकर्षक बनाया गया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया कि ऐतिहासिक विरासत से छेड़छाड़ के बिना ही गुंबद सहित सांसदों के बैठने के स्थान, कालीन और साउंड सिस्टम जैसी चीजों का नवीनीकरण किया गया है। उन्होंने इसके लिए राज्यसभा के सभापति, महासचिव और सचिवालय का आभार जताया। राज्यसभा की अंदरूनी शोभा में हाल ही में बड़े बदलाव किए गए हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को बताया कि सदन की ऐतिहासिक विरासत में कोई बदलाव किए बिना ही नवीनीकरण किया गया। वर्षों पुराना है, इसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और पूरा रिनोवेशन हुआ है। और वो रिनोवेशन जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको सुरक्षित कर रखते हुए जो आज हम यहाँ आवाज हो रही है वो आवाज गूंजती, लेकिन उस इकोसिस्टम को जो इस ब्रिक्स जो हैं उसी तरह की ब्रिक्स को सुरक्षित रखते हुए पूरे के पूरे डोम को फिर से एक बार उसका किया गया है। उपसभापति पीजे कुरियन ने सदन की मूलभूत संरचना में बदलाव बिना किए गए इस नवीनीकरण की तारीफ की। That is the beauty of the change. Without appearing that the change is made, renovation is made, it is renovated. So the whole credit goes to the Secretariat and the Secretary General. मुख्तार अब्बास नकवी ने सदन की इमारत की भव्यता बढ़ाने और नवीनीकरण के लिए राज्यसभा के सभापति, महासचिव और सचिवालय के सहयोग के लिए आभार जताया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरपंच पति संस्कृति खत्म करने की अपील की है। पंचायत दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने गरीबी के खात्मे के लिए पंचायतों को आगे आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट रोकने में पंचायत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सरपंचों के सशक्तिकरण पर बात की। उन्होंने कहा कि कानूनन महिला सरपंचों को काम करने का मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री पंचायतों में उस परंपरा का जिक्र कर रहे थे जिसमें महिला सरपंचों के पति अपनी हैसियत का बेजा इस्तेमाल करते हैं। कानून ने महिलाओं को अधिकार दिया है तो उनको मौका भी देना चाहिए और मैं कहता हूं जी वो बहुत अच्छा काम करेगी, आप विश्वास कीजिए। ये एसपी वाला जो कल्चर है ना वो बंद होना चाहिए। उनको अवसर देना चाहिए।
उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने गरीबी उन्मूलन में पंचायतों की भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए 5 साल की योजना बनाकर उस पर अमल किया जाना चाहिए। हम भी आदत डालें कि भाई हम 5 साल में हमारे गांव में ये करके जाएंगे। अगर ये हम करते हैं तो आप देखिए कि बदलाव आना शुरू होगा। ये पहला अवसर है जब 5 साल के लिए पंचायती राज ने ग्राम पंचायतों को सीधे तौर पे 2 लाख करोड़ से ज्यादा धनराशि का आवंटन किया गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर पंचायतों को पूरा ध्यान देना चाहिए। इस मौके पर कई पंचायतों को बेहतर काम के लिए सम्मानित भी किया गया। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के तूफान पीड़ित कोसी इलाके का आज हवाई सर्वे किया। उन्होंने केंद्र की ओर से बिहार को आपदा से निपटने में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। इस बीच मंगलवार को आए तूफान में मरने वालों की संख्या 55 हो गई है। बिहार सरकार ने भी आपदा से निपटने के लिए 1750 करोड़ रुपए जारी किए। ये है पूर्णिया और आसपास के इलाकों की हवाई जहाज से ली गई तस्वीरें, जहां मंगलवार रात आए तूफान और बारिश से भारी तबाही हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में केंद्रीय टीम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया और आसपास के इलाकों का हवाई सर्वे किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि तूफान से फसलों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि तूफान से नुकसान के संबंध में केंद्र सरकार को बिहार सरकार एक मेमोरेंडम देगी, जिसके आधार पर मदद का फैसला लिया जाएगा। जितनी क्षति हुई है उसका असेसमेंट कराने के बाद एक मेमोरेंडम भारत सरकार को जल्दी से जल्दी वो भेजेंगे। इस संकट की घड़ी में हम लोग इस सरकार के साथ खड़े हैं। हर प्रकार की मदद देने को हम तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार की ओर से आपदा से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पीड़ितों को पूरी मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। सारा काम शुरू हो गया है। जो भी लोगों को नुकसान होगा अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर हम लोग करेंगे और जैसा आप सुन चुके आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम आगे बढ़कर लोगों को सहायता पहुंचाएंगे। मंगलवार रात बिहार के 10 जिलों में तेज तूफान और बारिश से भारी तबाही हुई थी। सबसे ज्यादा नुकसान पूर्णिया जिले में हुआ, जहां 38 लोगों की मौत हो गई। मकानों को नुकसान के अलावा इन जिलों में मक्का, आम, लीची की फसलें भी तबाह हो गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ का पैसा शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के नए निवेश नियमों को अधिसूचित कर दिया है और उसके तहत संगठन ईपीएफ की 5% रकम शेयर बाजार में लगा सकेगा। आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा 15% तक बढ़ाया जा सकता है। इस वित्त वर्ष में ईपीएफओ के पास करीब 1 लाख करोड़ रुपए आएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह दर्शनों के लिए खोल दिए गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केदारनाथ धाम के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। वो आज सुबह लिंचौली से पैदल यात्रा करते हुए केदारनाथ पहुंचे थे। राहुल गांधी गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर पैदल चढ़ाई कर मंदिर पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ दर्शन करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि 2 साल पहले इलाके में आई आपदा के बाद लोग काफी डरे हुए हैं और इसे दूर करने के लिए ही वो केदारनाथ पैदल आए। उन्होंने रास्ता बहाल करने और आपदा के बाद सेना और दूसरे अफसरों के काम की तारीफ की। आमतौर से जब मैं मंदिर में जाता हूँ तो मैं कुछ मांगता नहीं हूँ। मेरी आदत है, मैं बस जाता हूँ, मांगता नहीं हूँ। मैं मंदिर में गया, मैंने कुछ मांगा नहीं, मगर मुझे जब मैं अंदर गया मुझे आग जैसी शक्ति मिली। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज दिल्ली में राज्यसभा सांसदों के लिए स्वर्ण जयंती सदन डीलक्स फ्लैट्स का उद्घाटन किया। दिल्ली के विशंबर दास मार्ग पर बने ये फ्लैट्स आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। उपराष्ट्रपति ने एक फ्लैट का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति प्रोफेसर विजय कुरियन, राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ के अलावा कई सांसद भी मौजूद रहे। कश्मीर घाटी इन दिनों खूबसूरत और रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों से गुलजार है।
डल झील के किनारे बने इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में इन महकते फूलों की खुशबू में सैलानी खींचे चले आ रहे हैं। आप भी देखिए यह खास रिपोर्ट। एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे फूलों से सराबोर है श्रीनगर का ये ट्यूलिप गार्डन। डल झील के हसीन नज़ारे के साथ ट्यूलिप गार्डन की महक सैलानियों को बरबस ही अपनी ओर खींच रही है। इससे कश्मीर घाटी में देशी विदेशी सैलानियों की आमद काफी बढ़ गई है। It's nice, the colors are beautiful, the weather is fine, and I hope very many visitors will become and show the beautiful colors by fine weather. We have tulips, of course, in Europe, especially in the north. There is a big tulip garden in the Netherlands, which I actually have not visited so far. So this is, my first tulip garden, so to say, and it's quite nice to experience it in Asia. 12 हेक्टेयर में फैले इस गार्डन में अलग अलग रंग के ट्यूलिप की 100 से ज्यादा किस्में हैं। साल में सिर्फ एक बार अप्रैल में खुलने वाले इस गार्डन से जम्मू कश्मीर में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज अपने 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री कर दिया। ये मंत्री बीजेपी के विधायक हैं। राज्य मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से 8 और पीडीपी के 11 कैबिनेट मंत्री हो गए हैं। हैदराबाद हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल को चित्तूर मुठभेड़ मामले में पुलिस से केस डायरी पेश करने को कहा है। कोर्ट ने जांच अधिकारी को इसके लिए 28 अप्रैल तक का वक्त दिया है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने लोकसभा में बताया कि सेबी के मुताबिक बीएसई और एनएसई से जुड़ी कंपनियों को बोर्ड में एक महिला डायरेक्टर नियुक्त करने का दिशा निर्देश दिया गया है, लेकिन 16% कंपनियों ने अभी इस आदेश का पालन नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी हैप्पीनेस इंडेक्स में शामिल 158 देशों में भारत का स्थान 117वां है। इस इंडेक्स में जीडीपी की प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, सोशल सपोर्ट और अपना जीवन चुनने की आजादी खुशहाल होने के सूचक हैं। इस सूची में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 297 अंक की गिरावट के साथ 27,438 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 93 अंक की गिरावट के साथ 8,305 अंक पर बंद हुआ। इस पूरे हफ्ते में शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली।